नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सेतु ऑनलाइन पर। मैं हूं आपके साथ अवनीश धीमान। इस चैनल पर आपके लिए कंप्यूटर कोर्स प्रारंभ किया हुआ है और ये कंप्यूटर कोर्स उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो इस वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो ये जो कोर्स स्टार्ट किया गया है ये कंप्यूटर विषय का कोर्स है और कंप्यूटर विषय में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 की एक वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी वीडियो नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो नंबर 2 को। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वीडियो में हमने 5 पॉइंट पर डिस्कस किया था। हमारा चैप्टर नंबर 1 है सी भाषा का परिचय और इसमें हमने 5 पॉइंटों पर डिस्कस किया है। नंबर 1 था प्रोग्रामिंग भाषा और नंबर 2 था निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा, यानी निम्न स्तरीय भाषा क्या होती है और उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है। उसके बाद नंबर 3 था प्रोग्रामिंग भाषा की पीढ़ियाँ। प्रोग्रामिंग भाषाओं की पीढ़ियाँ कितनी होती हैं, कौन कौन सी पीढ़ियाँ होती हैं, ये हमने जाना था। उसके बाद नंबर 4 था सी भाषा का परिचय, यानी सी भाषा किस स्तर की भाषा है, किस लेवल की भाषा है, इसका विकास कहाँ पर हुआ, किसने इसको बनाया और किस वर्ष बनाया। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 सी भाषा का महत्व। इन सभी 5 पॉइंट पर हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 2 है। आज हम पढ़ेंगे सी भाषा के तत्व। तो सी भाषा के तत्व को स्टार्ट करते हैं। सी भाषा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी व्याकरण आपको ज़रूर आनी चाहिए, उसकी व्याकरण को आपको सीखना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार सी भाषा को यदि हमें सीखना है तो उसकी व्याकरण को हमें सीखना पड़ेगा। तो सी भाषा के जो तत्व हैं वो उसकी व्याकरण है। तत्व का अर्थ है कि सी भाषा की व्याकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी भाषा की व्याकरण क्या होती है। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में आप सभी को बताया था कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको उसकी व्याकरण का पता होना जरूरी है। जब तक आप उसकी व्याकरण को अच्छे से नहीं सीखेंगे तब तक आप उस भाषा को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इसी प्रकार कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाओं के अंदर भी एक व्याकरण होती है। इस व्याकरण को हमें सीखना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, क्योंकि जब तक हमें कंप्यूटर की भाषा की व्याकरण का नहीं मालूम होगा तब तक हम उस लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे और अपना कोड अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा हो, प्रोग्रामिंग भाषाएं मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के अंदर जो कोड करने के लिए भाषाएं होती हैं या कंप्यूटर से बात करने के लिए जो भाषाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग भाषा। तो कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा हो उन सब की अपनी अपनी एक व्याकरण होती है। इसी प्रकार सी भाषा की भी अपनी एक व्याकरण है जिसका प्रयोग सी भाषा के प्रोग्राम लिखने में किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि सी भाषा की व्याकरण में हमें क्या क्या सीखना है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं सी भाषा की व्याकरण। आज हम सीखेंगे सी भाषा के तत्व। सी भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। नंबर 1 कैरेक्टर सेट, नंबर 2 टोकन, नंबर 3 डाटा टाइप और नंबर 4 वेरिएबल्स। ये चारों के चारों तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनको नहीं सीख पाए तो आप अच्छे से कोडिंग नहीं कर सकते, आप अच्छे से किसी भी प्रोग्राम को नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैरेक्टर सेट के बारे में। कैरेक्टर सेट क्या होता है, उसके बाद हम टोकन्स की बात करेंगे। तो यदि मैं टोकन्स की बात करूं तो टोकन्स आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका नंबर 1 होता है कीवर्ड, नंबर 2 होता है आइडेंटिफायर और नंबर 3 होता है कॉन्स्टेंट और नंबर 4 होता है ऑपरेटर्स। तो इन सभी को हम डीपली जानेंगे आगे 1 बाय 1 करके। और आज की वीडियो में हम 2 ही टॉपिक क्लियर करने वाले हैं अपने कैरेक्टर सेट और टोकन्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं सी भाषा के तत्व। सी भाषा में सबसे पहले मैं बात करूंगा कैरेक्टर सेट की। कैरेक्टर सेट क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से ही मालूम हो रहा है कैरेक्टर सेट यानी कैरेक्टरों का सेट। कैरेक्टर सेट किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में अक्षरों का समूह, या इंग्लिश में कहें तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, इनको क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टर सेट बोलते हैं। सी भाषा में विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर सेट होते हैं, अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर सेट होते हैं। जैसे हम
किसी भी कैरेक्टर को अगर हमें बनाना है, यानी किसी भी कैरेक्टर के सेट को हमें बनाना है, तो हम यूज़ करेंगे कुछ अक्षर ए से लेके जेड तक, और ये हमारे दो टाइप से हो सकते हैं, कैपिटल में और स्मॉल में। उसके बाद हम अंकों से कैरेक्टर सेट बना सकते हैं, या हम विशेष चिन्ह का उपयोग करके भी कैरेक्टर सेट बना सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, कुछ विशेष चिन्ह दिए हुए हैं, अंक दिए हुए हैं और आपके अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। तो इन सभी को मिला के हम कोई भी कैरेक्टर सेट बना सकते हैं, यानी ये क्या है, कैरेक्टर, और इनसे क्या बन सकता है, कैरेक्टर सेट। जैसे मैं बात करूं कि मैंने लिखा ए, तो ये ए क्या हुआ, ये हुआ एक कैरेक्टर। मैंने लिखा सी, ये सी क्या हुआ, एक कैरेक्टर। और यदि मैं एक से ज़्यादा कैरेक्टर को आपस में जोड़ देता हूं, अगर मैं एक से ज़्यादा कैरेक्टर को जोड़ देता हूं तो बनता है कैरेक्टर सेट। जैसे मैंने लिखा ए और सी, क्या बन गया, ये ए सी, तो ये क्या हुआ, कैरेक्टर सेट। तो इस प्रकार से हमने जाना कैरेक्टर सेट क्या होता है। कैरेक्टर सेट कैरेक्टरों का एक सेट होता है, या लेटर्स का एक समूह होता है, जिसको हम कैपिटल ए टू जेड से बना सकते हैं, या स्मॉल ए टू जेड से बना सकते हैं, या कोई भी नंबर यूज करके बना सकते हैं, या स्पेशल सिंबल के द्वारा बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि आपको किस तरीके से कैरेक्टर सेट को बनाना है। चलिए आगे जानते हैं टोकन्स के बारे में। कैरेक्टर सेट में आपका इतना ही था, आगे जानते हैं टोकन्स के बारे में। तो टोकन्स में आपके 4 चीज़ आती हैं। नंबर 1 कीवर्ड, नंबर 2 आइडेंटिफायर, और नंबर 3 कांस्टेंट, और नंबर 4 ऑपरेटर्स। हम इन सभी की बात करेंगे, एक एक करके इनको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड को। कीवर्ड क्या होता है, कुछ शब्दों को सी भाषा में सुरक्षित रखा जाता है। सुरक्षित रखने का मतलब कि जो आपकी सी भाषा है उसकी अपनी एक लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी के अंदर कुछ वर्ड पहले से ही सुरक्षित रखे हुए हैं, पहले से ही उनको सुरक्षित करके रख दिया गया है, और इनको केवल आप लोअर लेटर में लिख सकते हैं, केवल छोटी ABCD में लिख सकते हैं, बड़ी ABCD में इनको नहीं लिखा जाता। और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 32। कितनी संख्या होती है, 32। आपको याद रखना है, आपसे यदि कभी भी क्वेश्चन किया जाए कि सी लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड होते हैं, आप बताएंगे 32। और इन कीवर्ड को हम कह सकते हैं कि प्री डिफाइन होते हैं, पहले से ही डिफाइन होते हैं। जैसे हम लोग अपनी भाषा में जो भी कुछ सीखते हैं, जो भी कुछ सीखने से अर्थ है कि जब आप लोग सीखना प्रारंभ करते हैं तो आपको आपके माता पिता या आपके टीचर आपको सिखाते हैं, हर एक वस्तु का एक नाम बताते हैं कि इस वस्तु का नाम ये है, इस वस्तु का नाम ये है, ताकि आप उस वस्तु को उसके नाम से पहचान सके, या आपको अगर वो मांगनी है किसी से तो आप उसका नाम लेके बोल सकें। जैसे आपको पेन चाहिए तो आपके माता पिता या आपके टीचर आपको सिखाते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं, है ना। तो यदि आपको कभी भी किसी से पेन मांगना होगा तो आप क्या कहेंगे कि सर मुझे पेन दे दीजिए, या अपने माता पिता से आप कहेंगे कि आप मुझे पेन दे दीजिए, तो वो उसी आकार का आपको, उसी शेप का आपको कोई भी वस्तु उठा के ला के देंगे। आप उसकी पहचान करेंगे कि क्या ये वही चीज़ है जो मैंने मांगी थी, यानी क्या ये पेन ही है। यदि वो पेन है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, और यदि वो पेन नहीं है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार से सी भाषा के अंदर भी कुछ वर्ड प्री डिफाइन उसको सिखाए गए हैं, पहले से उसके अंदर रखे हुए हैं, जिनको हम इंग्लिश के छोटे अक्षरों में लिखते हैं, और उन अक्षरों की सी भाषा स्वयं से पहचान करती है कि क्या ये कीवर्ड है या कीवर्ड नहीं है। यदि वो कीवर्ड नहीं होता तो उसको अलग तरीके से देखती है सी भाषा, और यदि वो कीवर्ड होता है तो उसके साथ अलग तरीके का बिहेवियर किया जाता है। सी भाषा के मैं कीवर्ड्स की बात करूँ तो सी भाषा के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं। मैंने आपको भी बताया है कि सी भाषा के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं। उन 32 कीवर्ड्स को मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। नंबर 1 ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, सॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक,
स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डिफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल और वाइल। ये सब क्या हैं? ये सब सी भाषा के कीवर्ड हैं और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 32। यानी सी भाषा के अंदर कुल 32 ही कीवर्ड हैं, ओनली 32 कीवर्ड हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अपनी कोडिंग को या अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए। ये सभी आपको याद हो जाएंगे जब आप कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। अभी आपको सुन के या देखकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये किस प्रकार के कीवर्ड हैं, तो जब हम इनका यूज़ करेंगे आगे तब हम इनको अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? सी भाषा में आइडेंटिफायर एक नाम होता है जो किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को दिया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वेरिएबल क्या होता है या फंक्शन क्या होता है। देखिए, वेरिएबल का मतलब होता है किसी भी वस्तु को ले जाने वाला। यानी सी भाषा में जब हम किसी भी वैल्यू को रखते हैं तो उसको रखने के लिए एक वेरिएबल की आवश्यकता होती है और ये वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, हमें पहले उसको बनाना पड़ता है। जैसे आप लोग जब गणित के अंदर सवाल करते हैं तो आप लोग वहाँ पे सीखते हैं, जब आपको किसी चीज़ का नहीं पता होता या किसी की वैल्यू का नहीं पता होता तो आप उसको क्या मानते हैं? आप उसको x मान लेते हैं। x मानने का अर्थ क्या है कि आपने ये एक वेरिएबल बना लिया और जब ये इसकी वैल्यू निकलेगी, जब इसकी एक्चुअल वैल्यू निकलेगी तो आप इससे क्या करोगे? उस वैल्यू को उठा लोगे। जैसे मैं लिखता हूँ x बराबर 10, तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो 10 है ये किसका है? ये x का है। यानी x ने इस 10 को अपने अंदर रखा हुआ है। तो इसी प्रकार हम सी भाषा के अंदर आइडेंटिफायर्स बनाते हैं। आइडेंटिफायर्स का मतलब वो नाम जिनके अंदर वैल्यू को रखा जा सके। तो जैसे सपोज करिए आपको दो नंबर्स जोड़ने हैं, तो नंबर्स के लिए आप क्या ले सकते हैं? एक वेरिएबल आपने लिया a, एक वेरिएबल लिया आपने b, तो आपका जो फर्स्ट नंबर आएगा वो आएगा a के पास और जो आपका सेकंड नंबर आएगा वो आएगा b के पास। और जब आपको इन दोनों को जोड़ना होगा तो आपको एक वेरिएबल अलग से लेना पड़ेगा c नाम का, या आप इसको आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं। और c के अंदर क्या होगा? a की वैल्यू और b की वैल्यू जुड़ जाएगी। a की वैल्यू क्या है? 1 और b की वैल्यू क्या है? 2। तो यानी 1 + 2 यहाँ पर होगा और जब ये कंप्लीट जुड़ेगा तो क्या बनेगा? 3। और 3 किसके पास जाएगा? c के पास। यानी c के पास अब क्या वैल्यू आई? 3। तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई देगा? 3। यानी जब आपने 1 और 2 को ऐड किया तो आपको दिखाई देगा 3, कि आपका जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है? वो 3 आया है। लेकिन इस सभी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर के अंदर हमें आइडेंटिफायर की आवश्यकता होती है और आइडेंटिफायर को जब हम कोडिंग करते हैं, जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं तो वहाँ पे हमें स्वयं से उसका नाम डिक्लेयर करना पड़ता है, स्वयं से अपना नाम उसका बनाना पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफायर को बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम किसी का भी नाम ऐसे ही रख देंगे। उसका नाम रखने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा जो सी भाषा के अपने नियम हैं। उनमें क्या होगा? सी भाषा में जो पहला नियम है, पहला नियम कहता है कि एक प्रोग्रामर को एक वेरिएबल का नाम रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वो नियम क्या है? उसमें पहला नियम देखेंगे। एक आइडेंटिफायर में आप अक्सर यूज कर सकते हैं स्मॉल में A से Z तक, या अक्सर यूज कर सकते हैं कैपिटल में A से Z तक, या आप कुछ अंक भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ नंबर्स भी यूज कर सकते हैं 0 से लेके 9 तक के। यानी आपको कोई भी नाम रखना है तो आप उसमें अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नियम कहता है कि आप उसके अंदर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। यानी आपको सपोज लिखना है नंबर 1, यानी NUMBER, नंबर 1। तो ये जो मैंने नंबर 1 लिखा है, जो मैंने नाम दिया नंबर 1, इसमें बीच में मैं गैप नहीं दे सकता, कोई भी स्पेस नहीं दे सकता। यदि मुझे इसको ऐसे ही लिखना है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करूँगा, इसके बीच में अंडरस्कोर यूज़ करूँगा। यानी नियम ये कहता है कि आप कभी भी जब आप आइडेंटिफायर बनाएंगे तो आप बीच में कोई भी स्पेस यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको कहीं पे आवश्यकता है स्पेस की तो वहाँ पे आप नीचे अंडरस्कोर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद
नेक्स्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आइडेंटिफायर का जो अगला नियम है वो कहता है कि आप कोई भी रिक्त स्थान यानी कोई भी ब्लैंक स्थान नहीं छोड़ सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो आइडेंटिफायर एरर क्रिएट करेगा और आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। आगे नियम है, एक आइडेंटिफायर केवल अंडरस्कोर या अक्षरों के समूह से शुरू हो सकता है। यानी आप किसी का भी नाम रख रहे हैं तो स्टार्टिंग में या तो अंडरस्कोर आ सकता है या कोई भी अक्षर आ सकता है। ABCD में से कोई भी आपका अल्फ़ाबेट के अंदर से कोई भी अक्षर आ सकता है। ऐसा नहीं कि आप आगे नंबर यूज़ करने लगें या कुछ भी इस तरीके का यूज़ करने लगें। जो नियम है, नियम के अनुसार आपको आइडेंटिफायर्स को बनाना पड़ेगा और तभी आपका प्रोग्राम रन होगा। तो आपने इस नियम में सीखा कि आपको यूज़ करना है अंडरस्कोर। यदि आप प्रारंभ में रखना चाहते हैं तो प्रारंभ में आप अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से ही अपने आइडेंटिफायर के नाम को रखेंगे। उसके बाद आइडेंटिफायर का जो नाम होगा वो कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मैंने आपको अभी 32 कीवर्ड बताए, उन 32 कीवर्ड में से हम कोई भी आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। यानी अपने आइडेंटिफायर को कोई भी ऐसा नाम नहीं देंगे जो 32 कीवर्ड में से किसी का पहले से हो, क्योंकि यदि हम उसको रखते हैं तो वो एज ए कीवर्ड यानी उनका सी लैंग्वेज के अंदर जो अपना मीनिंग है उसके अनुसार उसको देखा जाएगा, उसको आइडेंटिफायर के अनुसार उसके साथ बिहेवियर नहीं होगा। तो यानी आपको कुछ नियमों का पालन करना है जब आप आइडेंटिफायर को बनाएं। नियम क्या है कि आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं या आप कुछ नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। आपको बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है। यदि आपको स्पेस की आवश्यकता है तो आपको अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा और आप किसी भी कीवर्ड को आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसके साथ आपका सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो अलग ही तरीके से बिहेव करेगा। यानी आपका जो सही आंसर जो आप उसमें लाना चाह रहे हैं, जो सही आउटपुट लाना चाह रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट। ये सब टोकन के अंदर ही चल रहा है, हम टोकन पढ़ रहे हैं। टोकन के अंदर नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जब हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी वैल्यू सेट करनी पड़े कि जो पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी चेंज ना हो, तो उसको हम बनाते हैं कांस्टेंट। जैसे आप लोग गणित के अंदर पढ़ते हैं पाई का मान। पाई का मान क्या होता है? 22/7। यानी आप यदि कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं गणित का जिसके अंदर आपको पाई यूज़ करना है, तो पाई को हम एक ही बार डिक्लेयर कर देंगे कि इसका मान क्या है? 22/7। तो वो पूरे प्रोग्राम में 22/7 ही रहेगा, क्योंकि उसको कहीं पे भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हमने जाना कि कांस्टेंट का मान पूरे प्रोग्राम में स्थिर रहता है, पूरे प्रोग्राम में एक सा ही रहता है, उसको हम आगे चेंज नहीं करते। कांस्टेंट के प्रकार होते हैं। कांस्टेंट के प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है इंटीजर, नंबर 2 होता है फ्लोट और नंबर 3 होता है कैरेक्टर और नंबर 4 होता है स्ट्रिंग। 4 प्रकार के आपके कांस्टेंट होते हैं। इन सभी को जानेंगे वन बाय वन, एक एक करके। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है? बिना दशमलव वाली संख्या, यानी जिस संख्या के अंदर दशमलव नहीं लगी होती उस संख्या को हम क्या कहेंगे? इंटीजर। वो संख्या क्या कहलाएगी? इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे आपने लिखा 20 या 235 या आपने लिखा 10/2, यानी जब 2 से 10 को भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा? 5। इस 5 में क्या कोई दशमलव है? नहीं, इसमें कोई दशमलव नहीं है। तो जिस संख्या के अंदर दशमलव नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर। तो जिस संख्या के अंदर दशमलव नहीं होती उस टाइप की संख्याएं क्या कहलाएंगी? इंटीजर संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट है हमारा फ्लोट। फ्लोट वो संख्याएं होती हैं जिसके अंदर यूज़ किया जाता है डेसिमल पॉइंट, यानी दशमलव यूज़ की जाती है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की हम संख्याओं को कहेंगे फ्लोट। यानी फ्लोट टाइप का कांस्टेंट है। जैसे मैंने लिखा हुआ है 13.5 या 235.5, या 5 को जब आप भाग करते हैं 2 से तो क्या आएगा? 2.5, यानी पॉइंट बीच में आ रहा है। तो जिन संख्याओं के बीच में पॉइंट आता है वो संख्याएं आपकी फ्लोट टाइप की संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट आपका कांस्टेंट है कैरेक्टर। कैरेक्टर को हम सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। अभी आप कहेंगे कि सर कोटेशन क्या होता है? कोटेशन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, पीले कलर से जो ये चिन्ह बने हुए हैं इनको हम कहते हैं कोटेशन। यानी इनके बीच में जो भी कैरेक्टर लिखा होगा, यदि सिंगल कोटेशन के बीच में कोई भी कैरेक्टर लिखा हुआ है
तो वो जो कांस्टेंट है वो कैरेक्टर टाइप का होगा। फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण में नीचे दिया हुआ है, सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा हुआ है बी, सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा हुआ है ए, सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा हुआ है आर। तो ये सब किस प्रकार के कांस्टेंट है? ये सब कैरेक्टर टाइप के कांस्टेंट हैं। इस प्रकार आपने जाना कि कैरेक्टर टाइप के कांस्टेंट कैसे होते हैं, कैसे हम उनकी पहचान करते हैं। उनकी पहचान होती है सिंगल कोटेशन से। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में डबल कोटेशन के अंदर कैरेक्टर की श्रृंखला होगी। श्रृंखला का मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर आपके डबल कोटेशन के अंदर लिखे होंगे। डबल कोटेशन कैसे दिखती है आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये डबल लगे हुए हैं, ये भी डबल लगे हुए हैं। इससे पहले वाला जो था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सिंगल थे, यहाँ पर डबल हैं, तो इसको बोलते हैं हम डबल कोटेशन। इनके बीच में यदि कैरेक्टरों की श्रृंखला है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। जैसे उदाहरण के अंदर आपको दिया है शिक्षा सेतु ऑनलाइन, जो हमारे चैनल का नाम है। तो यहाँ पे देखिए एक कैरेक्टर ये है, 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 एक कैरेक्टर ये है और एक कैरेक्टर ये है। तो ये पूरी की पूरी कैरेक्टर की श्रृंखला बन गई। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, और ये किसके अंदर लिखे हुए हैं, डबल कोटेशन के अंदर लिखे हुए हैं। यानी अगर डबल कोटेशन के अंदर कैरेक्टर्स की श्रृंखला अवेलेबल है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्ट्रिंग। यानी वो किस प्रकार का कांस्टेंट होगा, वो स्ट्रिंग टाइप का कांस्टेंट होगा। तो इस प्रकार आपको कांस्टेंट के प्रकार समझ में आ गए होंगे। कांस्टेंट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। इंटीजर में वो वैल्यू आती है जिसके अंदर दशमलव नहीं होती, फ्लोट में वो वैल्यू आती है जिसमें दशमलव होती है, और कैरेक्टर में सिंगल कोटेशन के अंदर कोई भी कैरेक्टर लिखा होता है, और स्ट्रिंग में डबल कोटेशन के अंदर कैरेक्टरों की श्रृंखला होती है, यानी एक से ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर्स। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटर्स वो संकेत होते हैं जो कंप्यूटर कंपाइलर को गणितीय या लॉजिक गणनाएं करने के निर्देश देते हैं। यानी हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी गणितीय गणनाएं करते हैं, जैसे हमें जोड़ना है या घटाना है, गुना करनी है या भाग करना है, या कुछ लॉजिकल सोचना है कि ये ट्रू है या नहीं है, तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उनको हम ऑपरेटर्स के थ्रू करते हैं, यानी ऑपरेटर्स के द्वारा ही हम करते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये कंपाइलर क्या है, क्योंकि एक नया वर्ड आया कंपाइलर। देखिए, जब हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को चलाते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर पहले से ही एक सॉफ्टवेयर पड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर। और इसका काम होता है कि जो भी निर्देश आपने कंप्यूटर को दिए हैं उसको चेक करना, उसकी भाषा को चेक करना कि आपने कोई गलत निर्देश तो कंप्यूटर को नहीं दिया है, यानी उसकी जो ग्रामर है उसके अनुसार ही कंप्यूटर की भाषा में सब कुछ सही लिखा हुआ है या कोई एरर है। यदि कोई एरर होती है तो कंपाइलर उसको चेक करके पहले ही आपको बता देता है। सी भाषा में ऑपरेटर्स का प्रयोग गणना करने या निर्णय लेने के लिए किया जाता है, ये मैंने आपको भी बताया। ऑपरेटर्स का प्रयोग वेरिएबल अथवा संख्याओं के साथ किया जाता है। वेरिएबल मैंने आपको भी बताए थे इससे पहले, वेरिएबल होते हैं या संख्या होती है, उनके साथ ही इसका प्रयोग किया जाएगा। ऑपरेटर्स के प्रकार होते हैं। अब ये प्रकार कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटर्स का पहला प्रकार होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, और दूसरा प्रकार होता है रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा प्रकार होता है लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और पांचवा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इनसे अलग भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः आपके लिए भी 5 ही हैं। इन 5 को आप अच्छे से ध्यान से समझें, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें आगे प्रोग्रामिंग में यूज़ करनी है, हमें वहाँ पे इसको यूज़ करके अपने प्रोग्राम को बनाना है। यदि आप अभी इनको ध्यान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे, तो आपको आगे प्रोग्रामिंग में फिर से समस्या क्रिएट होगी, और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप दोबारा से फिर से रिवाइज करें, क्योंकि मुश्किल से 20 से 25 दिन आपके पास परीक्षा के बचे हुए हैं। आपकी परीक्षा प्रारंभ होने वाली है 22 फरवरी से। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका जो आंकिक गणनाएं हैं, यानी जो अंकों के साथ गणनाएं करनी है, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। आपको नीचे एक टेबल यहाँ पर नज़र आ रही होगी। इस टेबल में आपको दिए हुए हैं इधर अर्थमेटिक
ऑपरेटर और इधर दिए हुए हैं उनके एग्जाम्पल यानी उदाहरण। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले आपको प्लस का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, जिसका कार्य क्या होता है, जोड़ना या एडिशन करना। तो ये क्या करेगा, ये दो संख्याओं को जोड़ेगा। ए और बी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कोई भी वैल्यू आ सकती है भाई, ए के स्थान पर कोई भी वैल्यू आ सकती है, बी के स्थान पर कोई भी वैल्यू आ सकती है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप एक ही नंबर को जोड़ते रहेंगे, अलग अलग नंबर भी चेंज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर में माइनस का चिन्ह आपको दिख रहा है। इसका कार्य क्या होता है, घटा यानी सब्सट्रैक्शन करना, और इसके अंदर हम दो नंबर्स को घटा सकते हैं। उसके बाद गुना का चिन्ह आपको दिख रहा होगा, इसका कार्य क्या होता है, गुना करना या मल्टीप्लिकेशन करना। ये दो वैल्यू को आपस में गुना करता है। उसके बाद आपको भाग का चिन्ह दिख रहा होगा, इसका कार्य क्या होता है, दो वैल्यू की भाग करना यानी डिवीज़न करना, और ये दो वैल्यू की, दो अंकों की भाग करता है। उसके बाद आपको एक सिंबल दिख रहा होगा जिसको आप परसेंट के नाम से जानते हैं, इसका अर्थ होता है मॉड्यूलस। इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, और ये क्या करता है, ये दो नंबर्स का मॉड्यूलस निकालता है। मॉड्यूलस कैसे निकालता है वो हम आगे बात करेंगे जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये आपने जाने, आप लोग इनको पहले से भी जानते होंगे, आपके लिए नए नए हैं क्योंकि आप मैथ में इन सभी को यूज़ कर चुके हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, और ये दो अंकों के ऊपर, कम से कम दो अंकों के ऊपर अपना काम करते हैं। अब हम जानेंगे रिलेशनल ऑपरेटर को। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, जब दो संख्याओं में समानता या असमानता प्रकट हो तो उसको हम कंपेयर करते हैं, वो देखते हैं कि इसके बराबर है या नहीं है, यानी जब आप तुलना करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर कभी कभी कंडीशन आती है कि आपको तुलना करनी होती है। तुलना कैसे करनी होती है, आप लोग पासवर्ड यूज करते हैं अपने मोबाइल के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर, तो जो आपका पासवर्ड है वो ऑलरेडी आपके मोबाइल के अंदर पहले से होता है। तो जब आप अपने मोबाइल को ऑन करते हैं तो आपका मोबाइल आपसे मांगता है कि आप पासवर्ड दीजिए। आप लोग उसके अंदर पासवर्ड डालते हैं, तो जो पासवर्ड आपने डाला है वो उस पासवर्ड को मैच करता है, अंदर जाके तुलना करता है जो उसके अंदर पहले से आपने पासवर्ड सेट किया हुआ है उसके साथ, कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। यदि वो उसके बराबर होता है तो आपको एंट्री मिल जाती है, यानी आपका मोबाइल फ़ोन खुल जाता है, ओपन हो जाता है। यदि वो उसके बराबर नहीं होता है तो आपको मैसेज आता है कि आपने पासवर्ड गलत डाला है। तो इस प्रकार के जब हमें ऑपरेशन करने पड़े, इस प्रकार के जब हमें तुलना करनी पड़े, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस प्रकार के ऑपरेटर। उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, यानी जो संबंध बताते हैं कौन छोटा है या कौन बड़ा है। तो देखिए नीचे मैंने एक टेबल बनाई हुई है, इस टेबल में हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर इक्वल यानी बराबर के चिन्ह लगे हुए हैं और दो एक साथ हैं। इसका अर्थ होता है इक्वल टू, यानी जब दो संख्याओं को आपस में देखनी है कि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं या नहीं है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया पासवर्ड का, एक पासवर्ड आपके मोबाइल के अंदर पहले से है, एक पासवर्ड आपने भी बाहर से उसको ओपन करने के लिए डाला है, तो इसको कंपेयर कर किया जाएगा कि ये इसके बराबर है या नहीं है, और उसी के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा कि मोबाइल को ऑन करना है, ओपन करना है या नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉट इक्वल टू, यानी इसका मतलब होता है नॉट नहीं, इक्वल मतलब बराबर। जब हमें किसी संख्या को इस प्रकार से देखनी है कि ए नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है किसके, बी के, इस प्रकार की तुलना करती हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं नॉट इक्वल टू। हमें कहीं पे जांचना है लेस देन यानी छोटा है, यानी क्या छोटा है, ए बी से छोटा है। यह आपने मैथ के अंदर यूज़ किया होगा जब हम दो संख्याओं को कंपेयर करते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी संख्या बड़ी है। उसके बाद ग्रेटर देन इसके जस्ट उल्टा होता है, ए बड़ा है किससे, बी से। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, यानी लेस देन छोटा और इक्वल टू बराबर, यानी ए या तो छोटा है या बराबर है, दो कंडीशन एक साथ दी हुई है। तो हमने जाना कि रिलेशन ऑपरेटर में हम कंपेयर देखते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन होता है, तुलना होती है दूसरी संख्या के साथ। तो इस प्रकार के यदि हमें ऑपरेशन करने हैं, इस प्रकार की यदि हमें कोई भी कोडिंग करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग वेरिएबल में लॉजिक ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। लॉजिक ऑपरेशन कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं इसको भी। देखिए एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास तीन होते हैं। वो तीन कौन कौन से होते हैं आपको साइड में नज़र आ रहे होंगे। नंबर एक होता है
एंड, इस प्रकार के दो सिंबल होंगे जिसको हम बोलते हैं एंड। ये क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि दोनों कंडीशन सत्य हैं, यानी ये वाली कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन भी। जब दोनों कंडीशन सत्य होंगी तब आगे का निर्णय लिया जाएगा, वरना निर्णय नहीं लिया जाएगा। यानी ए बड़ा होगा किससे? 6 से, और बी छोटा होगा किससे? 6 से। जब दोनों कंडीशन सत्य होगी तभी आगे का निर्णय लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जब आप लोग सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक अकाउंट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप डालते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड। तो आपने अपना यूज़र नेम डाला और पासवर्ड डाला, तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा? यूज़र नेम को चेक करेगा और पासवर्ड को चेक करेगा। यानी जब दोनों की दोनों कंडीशन सत्य होगी, तभी आपका अकाउंट लॉगिन होगा, वरना आपको बता दिया जाएगा कि आपका यूज़र नेम या पासवर्ड क्या है? इनकरेक्ट है, गलत है। यानी दोनों सही होने चाहिए तभी आपको आगे की एंट्री मिलेगी। उसके बाद जानते हैं और के बारे में। और क्या दिखाता है? और ये दिखाता है कि इनमें से कोई एक कंडीशन सत्य हो। यहाँ पर दोनों कंडीशन सत्य होनी है और यहाँ पर एक कंडीशन सत्य होनी है। एक कंडीशन कैसे? देखिए, जानते हैं किस प्रकार काम करता है। जैसे हम लोग अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के दो तरीके हमारे पास हैं। नंबर 1, आप अपने मोबाइल फ़ोन से लॉगिन कर लें, यानी OTP के द्वारा लॉगिन कर लें, या नंबर 2 तरीका होता है आपके पास आपका पासवर्ड याद हो। यदि आपका पासवर्ड याद होगा तो आपका अकाउंट लॉगिन हो ही जाना है। यदि आपका पासवर्ड आपके याद नहीं है तो आप किससे कर सकते हैं? OTP से कर सकते हैं। यानी 2 कंडीशन है, एक है आपके पास आपका पासवर्ड और एक है आपके पास आपका OTP। यानी कोई भी एक कंडीशन सत्य होगी तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, और यदि इनमें से कोई सी भी कंडीशन सत्य नहीं है तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। यानी यहाँ पे ये ऑपरेटर ये बताता है कि एक कंडीशन का सही होना अनिवार्य है। यदि ये कंडीशन सही नहीं है तो ये आगे काम नहीं करेगा। और ऊपर वाले में हमने एंड वाले में देखा कि वहाँ पर दोनों कंडीशन सत्य चाहिए, और नीचे वाले में एक ही कंडीशन अगर सत्य होगी तो काम चल जाएगा। दोनों होगी तो भी चल जाएगा, एक होगी तो भी चल जाएगा। उसके बाद जानते हैं नोट ऑपरेटर के बारे में। नोट ऑपरेटर क्या होता है? नोट को मैंने बताया था, नॉट इक्वल टू भी आपको बताया था। नोट माने नहीं, यानी ये इसके बराबर न हो, ये वाली कंडीशन इस वाली कंडीशन के बराबर न हो। यानी ये क्या करता है? ये ट्रू रिटर्न करता है, ये सत्य को वापस करता है जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। यानी किसी चीज़ को हमें चेक करना है कि ये चीज़ है या नहीं है, तो ये ऊपर बताता है कि क्या है, ये सही है। जैसे हम लोग अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, जब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर चेक किया जाता है कि जो आपने डाला है क्या वो नंबर ही है। आप लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि आपने कोई अल्फ़ाबेट डाल दिया हो, ABCD डाल दी हो उसके अंदर ना, तो मोबाइल या आपका कंप्यूटर चेक करता है कि इसके अंदर जो डाला गया है क्या वो नंबर है या कुछ और है। यदि वो नंबर होता है तो क्या करेगा? वो ऊपर बताएगा कंप्यूटर को कि सत्य है। सत्य का मतलब कि यहाँ पर नंबर ही डला हुआ है, सब कुछ सही है, आगे यूजर फॉर्म भर सकता है। तो इस प्रकार हमने जाना लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ये चीज़ हम मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वैल्यू को असाइन किया जाता है, किसी भी मान को असाइन किया जाता है। कैसे असाइन किया जाता है आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है कि इंटीजर टाइप का एक डेटा है x। इंटीजर मैंने आपको बताया था अभी, इंटीजर क्या होता है? जिसके अंदर दशमलव ना हो, यानी x के पास कोई ऐसा मान होगा जिसमें दशमलव नहीं होती। तो यहाँ पे ये लाइन ये दर्शाती है कि ये 5 किसका मान है? ये 5 है x का मान, यानी 5 को हमने किसको असाइन किया? 5 को हमने असाइन किया x को। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने इससे पहले यूज़ किए थे डबल इक्वल बराबर, जो ये दिखा रहा था कि ये वाली कंडीशन इसके बराबर है या नहीं है। यदि हम वहाँ पे सिंगल एक ही इक्वल लगाते तो वहाँ पर वो इक्वल यानी कंपेयर नहीं होता, वहाँ पे वो वैल्यू दूसरे को असाइन हो जाती, जैसे यहाँ पे असाइन हो रही है। यानी मैंने लिखा यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 5।
यानी ये वैल्यू किसको असाइन कर दी गई, ए को असाइन कर दी गई। तो इस प्रकार से असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। नीचे का हम एग्जाम्पल देखेंगे। एक्स के अंदर क्या जोड़ा, 5 जोड़ा, और 5 जोड़ने के बाद हमने एक्स को वैल्यू असाइन कर दी। तो इस प्रकार के जो ऑपरेटर होते हैं उनको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। इनको आप बहुत सारे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे और इनको हम 2 चिन्हों के द्वारा यूज़ करते हैं। वो चिन्ह होते हैं प्लस प्लस और माइनस, और इन्हीं ऑपरेटर को हम यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो चलिए जानते हैं। आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल में मैंने एक साइड में आपको दिखा रखे हैं ऑपरेटर, और इन ऑपरेटर को आप देख सकते हैं कि इनके साथ प्लस प्लस या माइनस यूज किया हुआ है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में ऑपरेटर हैं और एग्जाम्पल है और डिस्क्रिप्शन है, यानी उसके बारे में समझाया गया है कि उसने किस प्रकार से कार्य किया है। देखिए यहाँ पर ऑपरेटर लिखा हुआ है प्लस प्लस ए। इसका अर्थ क्या होता है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है ए का मान 4 और बी का मान 0। तो बी का मान क्या है, यहाँ पे फिलहाल अभी 0 है। ए का मान कितना, 4। लेकिन ये प्लस प्लस क्या करेगा कि 4 में 1 जोड़ेगा, कितना हो गया, 5। तो बी का मान कितना हो गया, 5, और ए का मान भी कितना हो गया, 5। यानी प्लस प्लस का अर्थ होता है कि 1 बढ़ा देना, 1 इंक्रीज कर देना। उसके बाद सेकंड को देखते हैं, ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का क्या अर्थ है, बी का मान 0। ऊपर अभी आपको बता रखा है कि बी का मान क्या है, 0। अब ए का मान कितना है, 4 है ना। उसके बाद क्या है, प्लस प्लस, यानी इसमें 1 बढ़ जाएगा। कितना हुआ इसका मान, इसका मान हो गया 5। तो ए का मान सबसे पहले ए असाइन हुआ किसको, बी को। ए का मान प्रारंभ में कितना था, 4, यानी बी का मान कितना हो गया, 4। और उसके बाद 1 बढ़ गया, 1 प्लस हो गया, यानी ए का मान अब कितना हो गया, 5। आगे देखते हैं ए माइनस। ए माइनस क्या करता है, बी का मान कितना है, 0। ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 4। तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान 4 हो गया। और उसके बाद 1 घट गया इसमें से, ए का मान कितना बचा, ए का मान बचा 3। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ए का मान बचेगा 3। उसके बाद माइनस ए में क्या होगा, बी का मान 0, ए का मान कितना था, ए का मान था 4 में से 1 गया यहाँ पे 3, और ए का मान कितना है, ए का मान आपका 3 रहेगा। यानी दोनों का मान कितना हो जाएगा, 3 और 3। यहाँ पर मिस्टेक हुई है, इसको सही कर लेना, ठीक। तो इस प्रकार हमने जाना ऑपरेटर्स के बारे में कि सी भाषा के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये आपको काम आने वाले हैं। यदि आपने ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से नहीं सीखा, टोकन्स के बारे में अच्छे से नहीं सीखा, तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वीक रह जाएंगे, कमज़ोर रह जाएंगे। इसलिए आप इन सभी को अच्छे से समझें, देखें, अपने नोट्स बनाएं, ताकि आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और मेरा आपसे अनुरोध कि आप इस कोर्स से स्टार्टिंग से लेके, शुरू से लेके लास्ट तक जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और अच्छी करें और बेटर करें। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जो भी इस वर्ष कक्षा 10 में पढ़ रहा है और उसके पास कंप्यूटर विषय है, उसके साथ शेयर करें ताकि उसको भी हेल्प मिल सके और अपनी परीक्षा में आप सभी लोग अच्छे अंक प्राप्त करें। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा अंत तक, यानी जब तक हमारा कोर्स समाप्त नहीं होता तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।